हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया सेशन लेकर, जिसमें अपन जो पिछला चैप्टर बना भी भौतिक उसका सेकंड पार्ट लेकर जिसको अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक और लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि मैंने आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें क्या कितना नॉलेज रखते हैं। तो वीडियो को बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप अपने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन की फ्रेंड अपन बात करें तो नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थायी भारी नाभिक दो लगभग समान द्रव्यमान के स्थायी नाभिकों में विभक्त हो जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो किसे कहेंगे नाभिकीय विखंडन? कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थायी भारी नाभिक दो लगभग समान द्रव्यमान के स्थायी नाभिकों में टूटकर विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके, यानी कि नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी जो भारी नाभिक होता है वो टूटकर आपस में क्रिया करके छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इस अभिक्रिया के द्वारा समझाया गया फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा कि 200 मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बाहर निकलती है और ये जो नाभिक होता है भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। तो श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहेंगे? नाभिकीय विखंडन की वह प्रक्रिया जो एक बार आरंभ होने के बाद स्वतः जारी रहे, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि चेन रिएक्शन इसे अपन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया इसे अपन कहते हैं। तो किसे कहेंगे चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन की वह प्रक्रिया जो एक बार आरंभ होने के बाद स्वतः ही जारी रहे, क्या कहलाती है? श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ओके फिर इसके लिए विखंडनशील पदार्थ का आकार क्रांतिक आकार से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी कि इसकी एक शर्त होती है कि इसका जो विखंडन का जो आकार होता है, उसके पदार्थ का आकार होता है, वह हमेशा जो क्रांतिक आकार होता है उसे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तथा न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक के एक या उसे अधिक होना चाहिए। विखंडन से प्राप्त कम से कम एक न्यूट्रॉन अगले विखंडन के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो क्या होगा? एक बार फिर से बता रहा हूं कि नाभिकीय विखंडन इसके लिए तो विखंडनशील पदार्थ का आकार होता है वो क्रांतिक आकार से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दूसरा, न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक एक या एक से अधिक होना चाहिए। तीसरा, विखंडन से प्राप्त कम से कम एक न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? अगले विखंडन के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो तीन शर्तें मैंने आपको बताई कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है इसकी क्या इसकी शर्तें हो सकती हैं। तो एक तो ये होती है कि जो विखंडनशील पदार्थ होता है उसका आकार हमेशा क्रांतिक आकार से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ओके फ्रेंड, दूसरी ये है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी पुनरुत्पादन उसके दोबारा उत्पादन से उसका जो गुणांक का मान होता है कि वो एक या फिर उससे अधिक होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह कहती है कि विखंडन से प्राप्त कम से कम एक न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए? अगले विखंडन के लिए प्राप्त होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। तो मुख्यतः श्रृंखला अभिक्रिया होती है फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है अनियंत्रित। देखो नाम से डेफिनेशन है, नियंत्रण की वह श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जब अपना जो हमेशा कोई भी काम करते हो नियंत्रण में रहकर कोई कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन की दर क्या होती है? हमेशा एक होती है, अर्थात इसमें विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन में कम से कम एक न्यूट्रॉन अगले विखंडन के लिए आवश्यक होता है। यह अभिक्रिया विखंडन की दर नियत होने के कारण नियंत्रण में रहती है और इसे प्राप्त ऊर्जा लाभदायक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। ओके, तो देखो इजी सी डेफिनेशन क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें विखंडन की उसकी दर नियंत्रण होने के कारण वह अभिक्रिया कैसी रहती है? नियंत्रण में रहती है और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसमें क्या होगा? जो न्यूट्रॉन का पुनरुत्पादन होती है उसकी दर हमेशा क्या होती है? एक होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें से कम एक न्यूट्रॉन अगले विखंडन के लिए हमेशा क्या होता है? आवश्यक होता है। अतः यह अभिक्रिया क्या कहते हैं? विखंडन की दर नियंत्रण होने के कारण कहलाती है, नियंत्रण में रहती है। और उसमें इससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है, इसमें जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग हमेशा लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड,
तो परमाणु भट्टी जैसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ही ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। जो परमाणु भट्टी होती है, जिसको नाभिक रिएक्टर के नाम से जाना जाता है, परमाणु भट्टी, उसमें जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ही ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा या जो ऊष्मा होती है उसका उत्पादन किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, वो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये अनियंत्रित हो जाती है और क्या होती है, हमेशा तीव्र गति से होती है। ठीक है, क्या होती है, अनियंत्रित होती है, हमेशा तीव्र गति से होती है। इसमें जो न्यूट्रॉन का जो पुनरुत्पादन होता है वो हमेशा एक या एक से अधिक होता है। जैसे अपन बात करें परमाणु बम होता है, तो परमाणु बम क्या होता है कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, क्योंकि वो एक बार फूटता है, जब भी उसमें विस्फोट होता है तो बहुत सारे इंसानों को एक साथ लेके मरता है। कहने का मतलब एक साथ कई प्रकार की कई तरह से हानि होती है, तो वो होता है परमाणु बम। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक 1 से अधिक होता है, जैसे परमाणु बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है और तीव्र गति से होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नाभिक संलयन की। तो देखो नाभिक विखंडन में तो क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। जबकि नाभिक संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, एक हल्का, जो दो हल्के अस्थायी नाभिक होते हैं वो आपस में संयुक्त होकर एक अस्थायी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ओके, तो वह प्रक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत दो अस्थायी हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक स्थायी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक संलयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के कोई भी दो हल्के, एक 411H और एक 422 हीलियम, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, जब संयुक्त होकर क्या करेंगे, एक संयुक्त नाभिक का निर्माण करेंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन और 2 वोल्ट का नाभिक का बनेगा, उसमें ऊर्जा मुक्त होगी, वो 27 मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। तो नाभिक संलयन संपन्न होने के लिए उच्च ताप 10⁷ तथा उच्च दाब 10⁶ वायु दाब होना चाहिए। यानी कि कोई भी नाभिक अभिक्रिया होती है उसमें नाभिक संलयन अभिक्रिया उत्पन्न होने के लिए हमेशा उच्च दाब तो कितना हो गया, 10⁷ होना चाहिए, जबकि दाब की बात करें, दाब कितना, 10⁶ होना चाहिए। तथा संयुक्त होने वाले नाभिकों की गतिज ऊर्जा उनके मध्य के कूलाम प्रतिकर्षण बल से क्या होनी चाहिए, हमेशा अधिक होती है। और अब अपने को पता है कि जो नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है उसमें दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक संयुक्त एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उनके संयुक्त होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, उनके जो गतिज ऊर्जा होगी वो उनके मध्य के कूलाम प्रतिकर्षण बल से क्या होनी चाहिए, हमेशा अधिक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा के स्रोत इन्हीं क्रियाओं द्वारा उपलब्ध होते हैं। कि जो सूर्य और तारों के बीच में जो ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा होती है, वो भी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, नाभिक संलयन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट है नाभिक संलयन से उत्पन्न उत्सर्जित ऊर्जा को ताप नाभिक ऊर्जा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नाभिक संलयन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोटॉन नाइट्रोजन चक्र और दूसरी कार्बन नाइट्रोजन चक्र। अब इनके बारे में अपन जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन नाइट्रोजन चक्र की। यह चक्र 15 × 10⁶ केल्विन ताप पर सूर्य में संभव होता है। यानी कि जो प्रोटॉन नाइट्रोजन चक्र होता है वो सूर्य के ताप की अपन बात करें तो उसकी स्थिति में कब संभव होगा, जब उसका मान कितना होगा, 15 × 10⁶ होता है। कितना होता है, 15 × 10⁶ केल्विन होता है। ओके, कितना होता है, 15 × 10⁶ केल्विन हो। उस समय में सूर्य के ताप में क्या करता है, अपने एक चक्र को पूरा कर लेता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो ये सूर्य से बड़े तारों में संभव होता है। कब संभव होता है, जब इसका मान कितना हो, 20 × 10⁶ केल्विन हो। ओके, तो कितना होगा, 20 × 10⁶ केल्विन ताप होने पर। ओके, तो यह चक्र 20 × 10⁶ केल्विन ताप पर सूर्य से बड़े तारों में संभव होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे परमाणु भट्टी की। परमाणु भट्टी क्या होती है, किसे कहते हैं परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी यानी कि वह संयंत्र जिसमें नाभिक विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किसे कहेंगे, नाभिकीय परमाणु भट्टी किसे कहेंगे, कि वह संयंत्र जिसमें नाभिक विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, परमाणु भट्टी कहलाती है, नाभिक रिएक्टर कहलाती है। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। इसके मुख्यतः कई भाग होते हैं। एक होता है ईंधन, मंदक, शीतलक,
इसके अलावा एक होता है, वो होता है नियंत्रित छड़ें, परिरक्षक आवरण, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ईंधन की, तो विखंडनशील पदार्थ को क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे 235 92 यूरेनियम, 238 92 यूरेनियम, 239 जो है प्लूटोनियम और थोरियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है मंदक, तो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए प्रयुक्त कम परमाणु भार वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। यानी कि कोई भी तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को उनकी गति को धीमा करने के लिए जिस कम परमाणु भार वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? हमेशा मंदक कहा जाता है। जैसे ग्रेफाइट होता है, भारी पानी होता है, या बेरिलियम ऑक्साइड होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं शीतलक की। तो अब शीतलक क्या होता है कि परमाणु भट्टी में विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा आधिक्य को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? शीतलक कहते हैं। यानी कि परमाणु भट्टी में जो विखंडन से उत्पन्न जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, कि जब भी विखंडन की क्रिया संपन्न होगी तो क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसको उसके आधिक्य को अवशोषित करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए जिन पदार्थों को प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शीतलक कहा जाता है। जैसे ठंडा पानी है, भारी पानी आदि। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी नियंत्रक छड़ों की। देखो नियंत्रक नाम से नियंत्रक यानी कि नियंत्रण करने वाली छड़ें, तो श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ व बंद करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की छड़ों को क्या कहते हैं? नियंत्रक छड़ कहते हैं। यानी कि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अब जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसके अंदर किसे कहेंगे श्रृंखला अभिक्रिया? कि नाभिकीय विखंडन की वह प्रक्रिया जो एक बार आरंभ होने के बाद स्वतः ही क्या रहे? निरंतर लगातार जारी रहे, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को प्रारंभ व बंद करने को नियंत्रित करने के लिए जो पदार्थ के रूप में जो छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नियंत्रक छड़ें कहा जाता है। ये साधारण किसकी बनी होती है? कैडमियम की और बोरोन की बनी होती है। किसकी होती है? कैडमियम की और बोरोन की बनी होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिरक्षक आवरण की। तो विखंडन के दौरान उत्पन्न हानिकारक विकिरणों से रक्षा हेतु भट्टी के चारों ओर प्रयुक्त सीमेंट व कंक्रीट युक्त आवरण को क्या कहते हैं? परिरक्षक आवरण कहते हैं। किसे कहेंगे? यानी कि विखंडन की क्रिया होती है, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उस दौरान जो हानिकारक विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, उनकी रक्षा के लिए परमाणु भट्टी के चारों क्या किया जाता है? सीमेंट और कंक्रीट से एक आवरण तैयार किया जाता है। उस आवरण को क्या कहते हैं? परिरक्षक आवरण कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परमाणु भट्टी के उपयोग। पहला उपयोग ये है कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। दूसरा है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन में। तीसरा प्लूटोनियम पदार्थ के उत्पादन में। और चौथा रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन में। तो पहला तो क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। दूसरा तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन में। तीसरा प्लूटोनियम पदार्थ के उत्पादन में। और चौथा रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन में। तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इतना शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंड्स इससे उनकी हेल्प हो पाए, वो आपको थैंक्स कहें और मेरा भी छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो और आपका किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी क्वेश्चन के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो व्हाट्सअप में दे रखे, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट 3 में, जिसमें इसके आगे के और भी जितने पार्ट उनके बारे में डिटेल से अपन जानेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।